हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ग्रेविटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करूंगा एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट। मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये मेथड्स नहीं समझने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए और डायरेक्ट जाइए और ट्रिक्स देखिए कि ट्रिक्स मैंने क्या क्या बताई है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हाँ, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। सबसे पहले आज जो मैं बात करूंगा उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। चलो देखो, बाइंडिंग एनर्जी के नाम से ही पता चल रहा है कि वो एनर्जी जो किसी को बांध के रख रही है। अब किसी को मतलब क्या? तो देखो, जैसे कि ये मेरा अर्थ है, अगर अर्थ से यहां पर एक सैटेलाइट है तो सैटेलाइट क्या करेगा? सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। मतलब इसकी एक फिक्स रेडियस होगी, ये बात फिक्स है, इसकी एक फिक्स रेडियस होगी और ये इसी के अराउंड क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप एक धागे से एक पत्थर को बांध दो और उसको ऐसे घुमाओ। तो जब आप उसको घुमाते हो ना, तो वो उस रेडियस से ज्यादा नहीं जा सकता, उस रेडियस से ज्यादा नहीं जा सकता, वो ऐसे ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, चलो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। देखो, ये मेरे पास एक एग्जांपल है इसका। ये बिल्कुल ही मान लो ये रेडियस है, मैं अर्थ हूं और एक सैटेलाइट है। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इससे आगे रिवॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये इसकी फाइनाइट लेंथ है, यानी कि एक रेडियस है। ठीक है भाई, तो तो हो क्या रहा है कि अर्थ ने इस सैटेलाइट को पकड़ के रखा हुआ है, ये उसको उसके ऑर्बिट से बाहर जाने नहीं दे रहा। अब क्योंकि ये उसको उसके ऑर्बिट से बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये उसको पकड़ के रख रहा है। जिस फोर्स से, जिस एनर्जी से ये पकड़ के रखा हुआ है, उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब सर, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आप थोड़ा और समझाओ। तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम थोड़ा और बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या बाइंडिंग एनर्जी और क्या क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में एक चीज और है कि बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कम है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट है, वो अर्थ से हमेशा बाउंड रहेगा। ठीक है सर, अगर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो यहां पर थोड़े चांसेस है, मतलब अभी तक वो क्या है? बाउंडिंग स्टेट में, मतलब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। और लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कम हो गई तो फिर ये सैटेलाइट क्या करेगा? ऑर्बिट को छोड़कर बाहर भाग जाएगा। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी है वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी की ही एक फॉर्म है, क्योंकि जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते जाओगे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ऑब्जेक्ट के या फिर सैटेलाइट के ऑर्बिट में से निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है, मेन सारा काम काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी पे आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी की जड़ है। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी की जड़ है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, बाइंडिंग एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपको याद रखना होगा। मतलब आपको कभी कोई सवाल मिल जाए ना किसी जगह पे, ये कॉन्सेप्ट है, इसकी मैं कुछ ट्रिक्स भी लिख के लाया हूं। मैंने यार इसकी बहुत सारी ट्रिक्स लिखी है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, और सॉरी माइनस नहीं होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू होती है काइनेटिक एनर्जी का। अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन मिले और उसमें आपको कह दे कि भाई एक सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है भाई 100 जूल, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी बताओ? तो बाइंडिंग एनर्जी उतनी होती है जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हमें समझा रहा था, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, सीधा सीधा काम है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी, सेम टू सेम, डिट्टो, नो चेंज। ओके, चलो। और बाइंडिंग एनर्जी का यहाँ पर काम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का काम है
सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देना, उसको उसके अराउंड ही रिवॉल्व करवाना। चलो, अब ये तो हो गया भाई अपना बाइंडिंग एनर्जी। अब अपना आ जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है जरा वो समझते हैं। ठीक है, देखो, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखाना शायद भूल गया। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, कहीं पर आप पढ़ेंगे भी इसको, कि भाई जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना वो नेगेटिव होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर आप इसको पढ़ भी लोगे, कभी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऐसा कुछ मतलब होती है, बिल्कुल सही बात है। उसका जो साइन होता है ना वो नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ से बाउंड है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं क्योंकि हम एनर्जी को कभी भी नेगेटिव में काउंट नहीं करते। याद रखना, एनर्जी को कभी भी नेगेटिव में काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो वो बन जाती है पॉजिटिव। समझ गए, तो वो बन जाती है पॉजिटिव। आप कहीं कहीं पर पढ़ोगे तो आपको वहां पर बाइंडिंग एनर्जी की, जो आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो वहां माइनस भी आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ले लेना है, डरना नहीं इस चीज को। अगर क्वेश्चन के अंदर भी कभी आपको बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड ले लोगे तो बन जाएगा पॉजिटिव। याद रखिएगा, एनर्जी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। बस ये एक छोटा सा पॉइंट था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे हाईलाइट करना था इसको। अब आती है हमारी एस्केप वेलोसिटी। चलो देखो, एस्केप वेलोसिटी का मतलब समझते हैं। वापस वही बात, अर्थ है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सैटेलाइट क्या करे, मैं चाहता हूं कि सैटेलाइट क्या करे, अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर भाग जाए। अब ये काम तो तभी हो सकता है जब हमारे सैटेलाइट के पास उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा क्या हो, काइनेटिक एनर्जी हो। मैंने अभी बताया था। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं हमारी टोटल एनर्जी, क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो इतनी होनी चाहिए कि वो बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ के सीधा बाहर निकल जाए। अब क्योंकि मैं टोटल एनर्जी की टर्म में बात कर रहा हूं, टोटल एनर्जी की टर्म में ही हम बात करेंगे। वो जो मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है और डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब एस्केप वेलोसिटी में हम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसे कंजर्व हो रही है, तो उसके लिए मुझे टोटल एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो इस चीज को याद रखा, कंफ्यूज ना हो। ओके, चलो अब होगा क्या, मैं यहां पर लेट करूं, लेट करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं जब तक हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था भाई, ऑर्बिट में था, रिवॉल्व कर रहा था, तब उसकी कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और तो उसके बाद कोई फाइनल का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है सर, समझ आ गया। जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑर्बिट को छोड़कर कहीं पर चला गया, मान लेते हैं इंफिनिटी पे चला गया, तो वहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की एक तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। वाह, ये भी हमें पता चल गया। तो हमारे पास यही तो हमारा मैकेनिकल लॉ कहता है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही तो कहती है। क्या कहती है वो? यही तो कहती है कि भाई आपको दोनों को बराबर रखना है। अब सर ये बताओ कि इसका मतलब क्या हो, तो चलो समझाते हैं। इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 mv², और इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा मेरा -Gmm/r, यही होगा। फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि इंफिनिटी पे तो वो जाकर रुक जाएगा, वो रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी जीरो। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पिछले जो वीडियोस है उसमें मैंने कंप्लीट समझाया था कि पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होता है, तो जाकर मेरी पोटेंशियल एनर्जी वाली वीडियोस देखिए, वहां आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था कि पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं फाइनल कंडीशन के अंदर इंफिनिटी पे बात करूंगा। समझ गए? तो किसी बच्चे को ये कंफ्यूज हो गया कि सर इंफिनिटी पे क्यों बात कर रहे हो, तो इंफिनिटी पे बेटा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंफिनिटी पे चीजों को कंसिडर करना आसान होता है। ठीक है, तो ये जीरो हो गए। अब एक मजे की बात और एक सीरियस बात,
मजे की बात यह है कि अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो पहले मैं मजे वाली बात बताता हूँ, जी एम अपॉन आर, एम से एम कैंसल, 2 को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा रूट 2gm बाई, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। लेकिन एक मजे की बात तो बता दी, अब सीरियस बात क्या है, बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी आपने शुरू में दी उतनी ही फाइनल पे मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, गलत नहीं है। तो देखो फाइनल पे अपने को जीरो मिल रही है तो मतलब इनिशियली भी जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हमेशा जीरो होनी चाहिए ना। तो याद रखना इस चीज को, अगर किसी के भेजे में सवाल आया तो बहुत अच्छा सवाल आया आपके दिमाग के अंदर और ये आना चाहिए था, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। हमेशा याद रखना हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमारी फाइनल स्टेट के अंदर अगर हमें जीरो एनर्जी मिल रही है दैट्स मीन हमारी इनिशियल भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो फाइनल पे तो जीरो कब मिल रही है, जब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम करा रहे हैं। इसका मतलब नहीं सॉरी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सम करा रहे हैं। तो इनिशियल पे भी क्या होगा कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होना जरूरी है और वो दोनों सम क्या देगा, जीरो देगा। बिल्कुल, जब आप इसकी वैल्यू को यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू को यहां रखेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। वो नेगेटिव वैल्यू एक्चुअल में यही इंडिकेट करती है कि इन दोनों का सम कितना होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा, और नहीं तो आप जनरली ये चीज याद रखिए कि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा जीरो होती है। जीरो होने का मतलब ये नहीं कि वो मैथमेटिकली जीरो है, जीरो होने का मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कराएंगे तो वो जीरो वैल्यू देगा। ये कंजर्वेशन के लॉ को स्टेबल रखने के लिए हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ये लॉ लगा ही नहीं सकते। समझ आए मेरी बात? तो ये बहुत अच्छी बात थी, इसको नोट कर ले, अच्छा लगाओ। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट में तो आपको कमेंट थोड़ा वो तो करना ही है कि सर अच्छा लगा है, ठीक है। चलो अब इसका वेलोसिटी तो निकल गई, ठीक है। अब बारी आती है हमारे और भी इसके आगे की चीजें, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है हमारा एक एस्केप वेलोसिटी को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, मैं लिखना भूल गया था। अगर ये आर पृथ्वी की रेडियस के बराबर हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2gm बाई आर। जीएम की जगह हम रख सकते हैं जी आर स्क्वायर, तो वेलोसिटी मेरी हो जाएगी 2√2gr। समझ आया? इसकी जगह रखेंगे आर से आर कैंसल, √2gr। और इसकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके बहुत काम आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। चलो अब हमारा अगला टॉपिक ऑर्बिटल मोशन, या फिर मैं लिख देता हूं मोशन ऑफ सैटेलाइट, एक जनरल टर्म में लिख देता हूं क्योंकि इसमें सब चीज आ जाएगी। मोशन ऑफ सैटेलाइट, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन पढ़ाने का तरीका गलत नहीं है। अब देखो सैटेलाइट के मोशन में सबसे पहले जो चीज आती है ना वो आती है ऑर्बिटल मोशन। ये सैटेलाइट अपना ऑर्बिट में मोशन कैसे कर रहा है, एक ऑर्बिट में सैटेलाइट कैसे घूम रहा है उसके लिए। तो सबसे पहली बात तो यार देखो, सैटेलाइट अगर घूमेगा ना तो रिवॉल्व भी करेगा, ये बात याद रखना। रिवॉल्व का मतलब ये है चारों तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे रिवॉल्व नहीं है, रिवॉल्व का मतलब है ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ दो चीजें होगी, फिजिक्स के बच्चे हैं पता चल जाता है, देख के पता कर देते हैं कि चीजें क्या कह रही, वेलोसिटी और क्या होगा, और क्या होगा, वेलोसिटी और रिवोल्यूशन टाइम। क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमेशा याद रखना जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप ये देखिएगा कि किस गिवन सर्कमस्टांसेस में वो सिस्टम वर्क कर रहा है। पृथ्वी के बाहर ग्रेविटी नहीं है, दैट्स मीन वहां पर एक्सेलरेशन होना तो पॉसिबल नहीं। समझ आ गया? ठीक है भाई, ग्रेविटी नहीं है तो फॉल नहीं होगा, फोर्स लगना भी पॉसिबल नहीं है, तो भी दो चीज खत्म हो गई। तीसरी चीज, तो वहां पर होगा क्या भाई, वो सिर्फ तैरेगा।
तैरेगा तो इसका मतलब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो निकल गया। तैरेगा, वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी को चक्कर पूरा करेगी या कुछ काम करेगी, तो वो अपना हो जाएगा टाइम, क्योंकि उसको पूरा करने में जो टाइम लगा बस वो। तो जहां पर फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मतलब फोर्स नहीं लग रही, तो न्यूटन के कोई लॉ नहीं लगाने आपको। फोर्स नहीं लग रही तो भाड़ में जाओ, सब चीजें खत्म। तो वहां पर सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, तो टाइम निकल सकता है, वेलोसिटी निकल सकती है। तो यही तो हम बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखना, अरे समझना आसान हो जाता है चीजों को, ऐसे जब हम देखते हैं ना तब हमारा समझना और आसान हो जाता है। तो देखो जैसे कि सैटेलाइट क्या कर रहा है, मेरा सैटेलाइट चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अब एक मजे की बात क्या होगी, मजे की बात ये होगी, फिर से मजे की बात आ गई, कि जब हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसे करके रिवॉल्व हो रहा होगा, तब होगा क्या कि ये सैटेलाइट बाइंड है अर्थ के साथ में, दैट्स मीन ये बैलेंस है। तो होगा क्या कि एक तो इस पर अपनी जो फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स लगती है बता सकते हो, कौन सी फोर्स लग रही होगी, लगाओ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ दिमाग, कौन सी फोर्स लग रही होगी। अरे यार, अर्थ इसको खींच रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। सर अभी तो आपने कहा अर्थ कोई फोर्स लगती नहीं है इस पे, बिल्कुल नहीं लगती है, नहीं ये तो बोला। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं वापस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म में, और याद आपको रखना है न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हर फोर्स के अपोजिट एक इक्वल फोर्स होती है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, और ये इक्वल फोर्स हमेशा दूसरी फोर्स को कैंसिल कर देती है, और क्योंकि कैंसिल कर देती है दैट्स मीन इसका जो इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। तो इसलिए मैंने इसी टर्म में बात की थी, समझ आया। चलो तो देखो, नीचे की तरफ तो मेरा ग्रेविटी लगेगी जी एम एम अपॉन आर, उधर की तरफ मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर यहां आएगा, एक आर से एक आर कैंसल, एम से एम कैंसल, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा जी एम बाई आर। ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बैलेंस्ड है, और न्यूटन का थर्ड लॉ एक्चुअल में ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ दो फोर्सेस होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, बस हमें इतना याद है। उसका रियल सिग्निफिकेंस, रियल मीनिंग ये है कि दोनों अपोजिट होती है और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है, मैं हूं, आप हो, ये मोबाइल स्टैंड है, कुछ भी है, वो बैलेंस्ड है। समझ गए। चलो तो ये निकल गया। एक रिलेशन होता है वीई और वीओ के बीच में, यानी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में। तो वो क्या होता है, अभी हम जानते हैं वी होता है हमारा रूट टू जी एम बाई आर, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट टू जी एम बाई आर, तो ये बन जाएगा वी नॉट। तो मेरे पास ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा आपके। समझ आया आपको, मजा आ गया, ठीक है। चलो तो ये था हमारा ऑर्बिटल मोशन और ऑर्बिटल मोशन का कॉन्सेप्ट। अब हमारा आता है रिवोल्यूशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मेरा होता है 2πr अपॉन वी नॉट। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता क्या, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन एफ, ठीक है। एफ की जगह मैं ये रख दूंगा, ठीक है, कि वो कितनी बार हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप और मैं थोड़ी सी, अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी हो तो आपको याद होगा 2πr, और इसकी जगह आ जाएगा रूट जी एम बाई आर। अगर इसका रूट जी एम पूरा है, ठीक है, अगर इसका मैं सही से सॉल्व करूं तो ये बनेगा रूट टू आर क्यूब बाई जी एम। ये हमारा रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो तो ये अपना आज का मेन जो टॉपिक था वो कवर हुआ। अब वक्त है अपनी सबसे अच्छी चीज, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार, ट्रिक्स का, ठीक है। तो ट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहली ट्रिक जो मैं दिखा रहा हूं, ये ट्रिक्स आप नोट करें, आपके बहुत काम आएगी, सॉल्व करने में बहुत मजा भी आएगा, ठीक है।
आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी कभी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, लिखा आएगा भाई फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट देयर इज अ कांस्टेंट 1 to टोटल रेशियो बिटवीन एनर्जी, इफ यू नो वन यू नो ऑल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो ऐसे, ठीक है, और अगर आपको उसकी कोई भी एक एनर्जी पता है, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी, हमें सिर्फ ये तीन चाहिए होती है, सिर्फ ये तीन ही चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी पता है, अगर आपको इसमें से कुछ भी पता है, एक भी, तो आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है और वो क्या है, प्लस है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है और वो क्या है, प्लस में है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव में होगी। और बाइंडिंग एनर्जी हमेशा हमारे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, और टोटल एनर्जी हमेशा मेरी नेगेटिव होती है। तो याद रखना, जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक एनर्जी की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप चारों की निकाल सकते हो, ये आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी की अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अगर एक सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमारे पास में 100 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, माइनस का 200 जूल, बाइंडिंग एनर्जी भाई कितनी होगी भाई 100 जूल, और टोटल एनर्जी भाई कितनी होगी भाई माइनस का 100 जूल। समझ आई, मजा आया। तो ये थी, ये सब चीजें, वो छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएगी, इसको लिख के रख ले गए। ट्रिक नंबर 1 अपना कवर। ट्रिक नंबर 2, अब लिखा हुआ है कि अगर इफ अ क्वेश्चन सेज अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग at 8 किलोमीटर पर सेकेंड, आस्क हाउ मच मोर स्पीड इज नीडेड टू एस्केप, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास में ये बोला गया है कि भी एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रहा है, तो आपसे ये पूछा है, देखो इसको इसे समझना, हमारी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी एस्केप वेलोसिटी हमारी होगी तभी हमारा सैटेलाइट क्या कर सकता है, बाहर जा सकता है। कहां से बाहर जा सकता है, अपने ऑर्बिट से, ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जा सकता है, इतनी होगी तो ही बात होगी, ठीक है। तो होगा क्या, हमें पूछा है कि मान लेते हैं आपके पास में सैटेलाइट दिया गया है जो कि ऑर्बिट कर रहा है इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, ठीक है, और आपसे पूछे कि भाई कितनी और इसको वेलोसिटी चाहिए होगी, किस लिए, अर्थ से बाहर जाने के लिए, अर्थ से एस्केप होने के लिए कितनी और वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से एक छोटा सा काम करना है, उस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा सीधा 0.414 से। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सैटेलाइट है जो कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, और हमसे पूछा है भाई कितनी स्पीड और चाहिए उसको, या फिर कितनी वेलोसिटी और चाहिए उसको ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए, यानी कि एस्केप करने के लिए। तो हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.414 से, आंसर आएगा 3.32, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, बहुत काम की चीज है आपके लिए, मजा भी आएगा आपको इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है भाई। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पास जो भी वेलोसिटी दे रखी होगी उसको यहाँ पुट करेंगे और 0.414 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो अपनी एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगी जो हमें चाहिए होगी एस्केप करने के लिए। समझ गए, ये ट्रिक नंबर 2 थी। अब ट्रिक नंबर 3, अब दिया हुआ है, इफ अ क्वेश्चन सेज अ प्लैनेट हैज अ n times mass and the k times the radius, the new escape velocity will be। अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपके पास में बोला गया है कि भाई एक प्लैनेट है, उसका मास अर्थ से n टाइम्स है और उसकी रेडियस अर्थ से n टाइम्स है, कुछ भी बोल दे, मास बढ़ा दे, रेडियस बढ़ा दे, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा रेडियस एक्चुअल में बढ़ेगी, ये फिक्स है, ठीक है।
तो हमारी जो नई एस्केप वेलोसिटी होगी वो क्या होगी वो बता दो। तो कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे जितना मास हमारा बड़ा है उसकी, इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे जितनी अपनी रेडियस बड़ी है। एन का मतलब है मेरा मास और के का मतलब है मेरा रेडियस। बस हमें यही बताना। वी ओल्ड अपना कितना है 11.2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और नई एस्केप वेलोसिटी हमारे सामने आ जाएगी। चेक करना, देखो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूं, आगे भी मैं इसको और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके मजे समझ में आएंगे कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं कि मैं एक प्लेनेट है, उसका मास अर्थ से लगभग 2 गुना ज्यादा है और उसकी जो रेडियस है वो अर्थ से 2 गुना ज्यादा है मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ से 2 गुना ज्यादा है और रेडियस भी अर्थ से 2 गुनी है। अर्थ से मास भी 2 गुना, एक प्लेनेट है जैसे, सॉरी मैं इसको ढंग से बता रहा हूं, मेरी गलती है, सॉरी। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ कि एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ से 2 गुना ज्यादा है, बात खत्म, और जिसकी रेडियस अर्थ से 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो कितना होगा 11.2, एन की जगह 2, के की जगह भी 2, 2 से 2 कैंसल, तो नई के कितनी हो जाएगी 11.2। सर ये तो बिल्कुल सेम ही रही, तो क्या हो गया, तो फर्क क्या है इसमें, क्या हो गया। आगे जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस है, तब आपको और ज्यादा समझ आएगा कि ये ट्रिक कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये देखो 11.2 किलोमीटर। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि जो रेडियस है वो तो बढ़ गई 4, रेडियस तो कितनी होगी अपनी 4, और चलो रेडियस अपनी है 8, सॉरी मास अपना बढ़ गया 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स, और रेडियस घट गई 1/2 टाइम्स, तो कितना होगा, कुछ मत करना, रख दो भाई 11.2 इंटू ऊपर मास 8 नीचे रेडियस 2, ऊपर करेंगे तो कितना जाएगा, वो हो जाएगा 16, रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो 11.2 इंटू 4 आंसर कितना आएगा 44.8। ये अपनी नई एस्केप वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा तब आप देखिएगा। अब अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए जिसमें हमें कहा जाए कि डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपके पास में एक फिक्स डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, फिक्स डेंसिटी का मतलब ये नहीं कि डेंसिटी वहां पर जो रुकी हुई रहेगी, डेंसिटी का मतलब ये है, सॉरी फिक्स डेंसिटी का मतलब ये है क्वेश्चन में आपको डेंसिटी की एक वैल्यू प्रोवाइड होगी जो कि कांस्टेंट होगी। याद रखना ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक सिंपली एक डेंसिटी दे रखी हो, जैसे आपको बोला गया हो कि भाई किसी एक प्लेनेट है उसकी डेंसिटी इतनी है, और फिर वो डेंसिटी बाद में चेंज नहीं होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो ये ट्रिक काम आएगी, ठीक है। देखो कैसा लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि भाई के अर्थ की डेंसिटी, एक प्लेनेट है उसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से क्या है, सेम है। प्लेनेट की डेंसिटी और अर्थ की डेंसिटी सेम है, इसका मतलब यहां पर जो डेंसिटी है पूरे क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए, पूरे क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो तो इसकी, और लेकिन ये 3 गुना बड़ा है किससे, अर्थ से। तो अर्थ से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। इसका मतलब इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 3 गुना ज्यादा होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो और रेडियस बढ़ी हुई मिल जाए, डेंसिटी कांस्टेंट और रेडियस क्या मिल जाए, बढ़ी हुई मिल जाए, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आर को मल्टीप्लाई कर देना है 11.2 से। जो उसकी रेडियस होगी उस प्लेनेट की, उसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वेलोसिटी निकल जाएगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास में रेडियस 3 है, तो 11.2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 66.6, 33.6 सॉरी, ये इसकी नई एस्केप वेलोसिटी। समझ आया, वापस समझा देता हूं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो लेकिन रेडियस अलग दे रखी हो, यानी कि प्लेनेट का साइज अलग दे रखा हो, तो प्लेनेट का साइज तो रेडियस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, उस रेडियस को मल्टीप्लाई करना है 11.2 से, आपको मिल जाएगी नई एस्केप वेलोसिटी। समझ आया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगली ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी।
क्वेश्चन है कि भाई अगर मान लो एक ऐसी हमारे पास में ट्रिक सॉरी वो आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए कि भाई सैटेलाइट किसी हाइट पर हो, अर्थ से किसी हाइट पर हो, मतलब सैटेलाइट अर्थ से किसी ऊंचाई पर हो, मतलब हमारे पास में हाइट भी दे रखी हो कि भाई ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ से इतनी ऊंचाई पर है, तब हम एस्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो कुछ मत करना, आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, vs अपॉन n प्लस 1। ये vs एक्चुअल में हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है या फिर जिसको सरफेस वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसको याद रखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, 7.9 लिख देना है। अब ये n क्या है, n एक्चुअल में हमारा हाइट, n एक्चुअल में हमारा जो है वो हाइट और रेडियस का रेशियो है। ये r हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि ये अर्थ की रेडियस है, आपको h चेंज करना है। ठीक है, अब कैसे होगा वो देखिए। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, उसकी एक रेडियस है r हो गई, यहां से 3r ऊंचाई पर एक सर्कल सॉरी एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, तो आपको बताना उसकी एस्केप वेलोसिटी। आसान है, कुछ नहीं करना, ये जो 3 दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 अंडर रूट 4 होता है मेरा 2, तो 7.9 बटा 2, आंसर आएगा मेरे पास 3.19 हो गया, तो 3.9 समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। समझ आया, कुछ नहीं करना है आपको, इस 3 की वैल्यू को उठा के यहां रख दो। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो ऐसे भी कर सकता है, हाइट कितनी दे रखी है 3r और नीचे रेडियस कितनी है r से r कैंसिल आया कितना 3, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही कह दिया कि भाई इसको ही उठा के डायरेक्ट यहां रख दो, बात एक ही। ठीक है, बात एक ही है, जितनी ऊंचाई अपने पास गिवन होती है ना वही n की वैल्यू होती है, उसको उठा कर रखो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये थे मेरे ट्रिक्स जो मुझे बतानी थी आपको, इतनी सारी बताई है मैंने, कम से कम 4-5 तो होगी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और प्लीज शेयर करना ना भूले इस वीडियो को अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग गई हो। अब अपन बात करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ अर्थ इज डबल्ड, अगर अर्थ का मास डबल कर दिया जाए, एंड इट्स रेडियस इज हाफ, और उसकी रेडियस को आधी कर दी जाए, देन द न्यू एस्केप वेलोसिटी विल बी, तो नई एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। देखो इसको मैं ट्रिक से भी सॉल्व करूंगा और अपने लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करूंगा, तो पहले मैं लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूंगा फिर ट्रिक अप्लाई करूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहले अपनी इनिशियल कंडीशंस पे बात कर लेते हैं। इनिशियल कंडीशन मेरी ये कहती है कि जो अर्थ का मास है वो m है और रेडियस क्या है r है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी √2gm अपॉन r। न्यू कंडीशंस हमारी क्या कहती है कि भाई जो मास जो होगा उसको मैं m डैश ले रहा हूं तो वो हो जाएगा 2m, और जो रेडियस होगी वो आधी हो जाएगी, इसका मतलब r/2। अब उसकी जो नई एस्केप वेलोसिटी निकलेगी वो होगा 2g2m अपॉन r/2। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, ve डैश, इसको डैश ले लेते हैं, ये 224 बाहर आया तो 2 बना, और ये 2 ऊपर चला गया तो ये बनेगा √2gm अपॉन r। ये एक्चुअल में मेरी ओल्ड एस्केप वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, ये रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2ve, तो v डैश इक्वल्स टू 2 सॉरी थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था, उसके लिए वापस देख लीजिए, तो v डैश इक्वल्स टू 2ve, तो 2ve की जगह v का वैल्यू रख देंगे, v का वैल्यू कितना हमारा 11.2, भाई हमारा इनिशियली 11.2 ही तो होता है, तो इसका टोटल आंसर कितना आया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये तो मेरे फॉर्मूले से आया। अब ट्रिक लगा दे, बिल्कुल ट्रिक लगा दो। ट्रिक मेरी क्या कहती है, v इक्वल्स टू v ओल्ड इंटू √n/k। मास मेरा कितना है, ये इसकी वैल्यू तो कितनी 11.2, मास मेरा कितना हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया मतलब n की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। ठीक है, रेडियस मेरी कितनी है, आधी हो गई, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/2। इस 1/2 को उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा
रूट फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो आंसर कितना आएगा 22.4। अब देखो एक तो मैंने कॉन्सेप्ट से लगाया और एक मैंने ऐसे लगाया, आंसर तो सेम ही आया ना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितना मास इंक्रीज हो रहा होता है ना उसको यहां रख दो, और जितनी रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है उसको यहां रख दो, सॉल्व कर दो आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में ट्रिक से ही करूंगा ताकि लॉन्ग मेथड से ज्यादा ना करें। The escape velocity from the Earth is 11.2 km. What will be the escape velocity for another planet whose mass is equal to the mass of Earth and whose radius is 1/4? तो यहाँ पर मास तो इंक्रीज ही नहीं हुआ, मास उतना ही है। रेडियस कितनी होगी भाई, वह r/4, यानी कि रेडियस घटकर कितनी होगी 4 होगा, 1/4 हो गई। तो आपको बताना है कि नई एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ नहीं करना, 11.2 इंटू 11.2 इंटू n की जगह n का वैल्यू 1, r की जगह r का वैल्यू 1/4, ये भी अपना कितना हो जाएगा √4, तो ये हो जाएगा 2, आंसर आएगा मेरे पास 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया है इसलिए, तो प्लीज थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। If the velocity of a satellite is half of the escape velocity, then its distance from the Earth surface will be। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप सॉल्व करेंगे, अगर ये नहीं हो आपसे तो मैं करवा दूंगा। इसका आंसर आएगा h = 6400 किलोमीटर। अगर ये नहीं हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइट का इशू होने की वजह से थोड़ा क्वेश्चंस को डिले कर रहा हूँ, अगली वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस ले आऊंगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय